as I've told you already, that I'll tell you about the flag which was adopted after the revolution. In 1790 initially, tricolor national flag was adopted by France, but in between 1790 to 1792 there was no national flag of France, but वो tricolor था. Actually 1794, on 15th February 1794, जैक्स लुइस डेविड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी नेशनल असेंबली के थ्रू कि आप नेशनल फ्लैग ड्रॉ करेंगे. अब नेशनल फ्लैग में मैंने बताया था आपको 3 कलर थे न्यू, जो ट्राई कलर नेशनल फ्लैग था, ब्लू, व्हाइट एंड रेड. सो ब्लू, व्हाइट एंड रेड. ब्लू वैसे अगर आप ओल्ड टर्म्स में देखें या जो सोशल टर्म्स में देखें तो ब्लू कलर जो था वो बॉर्जियोइजी को शो करता था. बॉर्जियोइजी मीन्स वो वर्ग, वो क्लास जो पैसे वाले थे उस टाइम पे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिच पर्संस वर नोन एज बॉर्जियोइजी, पर्टिकुलरली बिजनेसमैन. एज वेल एज रेड नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता था, एज वेल एज व्हाइट क्लर्जी को. रेड नोबिलिटी को, व्हाइट क्लर्जी को, एज वेल एज ब्लू बॉर्जियोइजी बिजनेसमैन में जो रिच बिजनेसमैन थे. जबकि अगर हम इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेट करके देखें तो रेड कलर लिबर्टी को शो करता था, व्हाइट कलर ब्रदरहुड को शो करता था, एज वेल एज ब्लू कलर फ्रीडम को शो करता था. इज दैट क्लियर? चलिए इसके आगे चलते हैं. नाउ नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804 हम इसको डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट अब देखिए ये सारे जो चेंजेस हुए, ये जो चेंजेस हुए फ्रांस में, इन चेंजेस का इंपैक्ट क्या सिर्फ फ्रांस तक रहा? नो, नॉट एट ऑल. ये चेंजेस फ्रांस के साथ रिमेनिंग जो अदर कंट्रीज थी यूरोप की उनमें भी रेप्लिकेट हुआ. फ्रेंच आर्मीज अपने साथ ये नेशनलिस्ट आइडियाज, ये नेशनलिस्ट नेशन स्टेट का आइडिया कैरी कर रही थी टुवर्ड्स दोज एरियाज. जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के नेम भी गिवन है आपकी बुक में, यू कैन सर्च देम. सो अब ढूंढ सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, उनको मिल जाएगा आपको वो सारे नेम्स. सो ये जो फ्रेंच आर्मी थी, ये जो फ्रेंच आर्मी जो ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स, दीज रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो ये वॉर्स कंटेन कर रहे थे फ्रेंच आर्मी, so before Napoleonic Civil Code, after the changes took place after revolution, उनके बाद जो चीजें हैं गिवन वो बता देता हूं मैं आपको. जो फ्रेंच आर्मीज थी, फ्रेंच आर्मीज यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में गई ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल असेंबली, क्योंकि नेशनल असेंबली एंड द पीपल ऑफ फ्रांस ये चाहते थे कि नेशनलिज्म पूरे यूरोप में स्प्रेड हो जाए, नेशन स्टेट पूरा यूरोप बन जाए, मतलब यूरोप में जो एब्सोल्यूट मोनार्क्स हैं वो एंड हो जाए. तो स्विट्जरलैंड एंड हॉलैंड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप जो थे, इन्होंने 1790s, ड्यूरिंग 1790s फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया और उनको सपोर्ट किया, और अपने ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स के अगेंस्ट उन्होंने उनके साथ मिलके फाइट भी की इवन. एंड लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज रेवोल्यूशनरी वॉर्स. ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स ऑन बिहाफ ऑफ फ्रांस कौन कैरी कर रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट. एक्चुअली यहां पे ये सोच रहे थे कि नेशनलिस्ट आइडियाज या नेशन स्टेट के आइडियाज कैरी हो रहे हैं आगे, बट इट वाज नॉट सो. नेपोलियन अपने जो उसकी जो एस्पिरेशन थी, जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, वो उसको पूरा कर रहा था. स्लोली स्लोली वो पावर में आया एंड इन 1799 ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. नेपोलियनिक कोड जो था वो आपकी बुक में तो दिया हुआ है 1804, बट इसने ये कॉन्स्टिट्यूट कर लिया था 1802 में ही कॉन्स्टिट्यूट कर लिया था, इसने बना लिया था, बट इसको अप्लाई एनैक्ट किया गया ऑन 21 मार्च 1804. डेट गिवन नहीं है बट अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं. सो फर्स्ट वन, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर एबॉलिश्ड. जो प्रिविलेजेस बर्थ पे बेस्ड थे, यानी कि नोबिलिटी एंड क्लर्जी. अगेन 9th स्टैंडर्ड, मैंने कहा था ना 9th में पढ़ी हुई चीजें 10th में डेफिनेटली आएंगी, कोरिलेट करेंगी. तो बर्थ प्रिविलेजेस एबॉलिश कर दिए गए थे.
नेपोलियनिक कोड में ये चीज हुई, ये पहले भी बर्थ प्रिविलेजेस एंड हो चुके हैं। आप ऑलरेडी 4 अगस्त का जो ये डिसरी है 4 अगस्त की, उसमें आप देख चुके थे ये अबॉलिश हो चुके थे। बर्थ प्रिविलेजेस को नेशनल असेंबली ने अबॉलिश किया, यहां पे नेपोलियन भी अबॉलिश कर रहा है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, आई विल टेल यू दिस थिंग लेटर ऑन नाउ, क्योंकि चलिए अभी बता देता हूं। एक्चुअली एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाट वर द चेंजेस took by Napoleon in his Napoleonic Code, which were already took place in France. फ्रांस में पहले हो चुके थे, तो ये एक चेंज हुआ उसमें से है। आगे आएगा और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी सेकंड चेंज था। बट इसमें मैंने आगे मेंशन किया इन ब्लू कलर नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है, परिवारवाद। ये कौन एंजॉय करता था, क्लर्जी एंड नोबिलिटी। अगर आप चर्च में पैदा हुए, वेदर यू हैव रिलीजियस एजुकेशन और नॉट, नोबिलिटी में पैदा हुए, वेदर यू हैव दोस आर्मी स्किल्स और नॉट, फाइटिंग स्किल्स और नॉट, आप डेफिनेटली नोबल बनोगे, आप डेफिनेटली प्रीस्ट बनोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बर्थ प्रिविलेजेस थे, इसने इसको एंड कर दिया। इसने कहा ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर सोशल स्टेटस एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल आपको प्लेस मिलेगी फ्रेंच सोसाइटी में। नेपोलियन ने ये चेंज किया, अच्छे चेंजेस थे नेपोलियन के ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। Really these changes were great, but there were few things जिन्होंने इस नेपोलियनिक कोड को, इस सुपर कोड को सप्रेस कर दिया। वो क्या है, there were 3 points, 3 points थे, वो मैं बता दूंगा आपको, बट लेटर ऑन, राइट नाउ अभी देखते हैं आगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड एंड राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज ग्रांटेड। इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश कर दिया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स सभी इक्वल कर दिए गए लॉ के सामने। पहले ये होता था कि जो क्लैरिक था या जो नोबिलिटी थी या जो मोनार्की थी, उन लोगों के सामने अगर वो कोई क्राइम करते तो उनको वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता जो कॉमन पीपल को या थर्ड एस्टेट के लोगों को दिया जाता था। इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ यहां पे एस्टैब्लिश की गई। अगेन बाय हुम, नेपोलियन, जो कि नेशनल असेंबली ऑलरेडी कर चुकी थी। नेक्स्ट वन, यहां पे राइट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्होंने ग्रांट किया कि अब लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते थे। पहले ये फ्रांस में अलाउड नहीं था, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट एंड मोनार्की। लेट्स मूव फर्दर, आगे कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं। आप ऐसा कहेंगे कि नहीं, थर्ड एस्टेट में जो बिजनेसमैन एंड ऑल दैट, जो बॉर्जियोइजी थी, वो ऐसा एंजॉय करते थे, बट एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इंप्रूव्ड। इन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव किया। कैसे, इन्होंने नए रोड्स, नए पैसेजेस यहाँ पे इन्होंने बिल्ड किए, जिससे कि डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट प्लेसेस को अप्रोच किया जा सके। नेक्स्ट वन, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। ये गिल्ड क्या है, आज आप जिनको ट्रेड यूनियंस के नाम से जानते हैं, आज हम ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस के नाम से जिन्हें जानते हैं, वो गिल्ड्स हुआ करती थी। तो गिल्ड्स पहले ऐसे हुआ करते थे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में कोई गिल्ड है, अगर ट्रेडर्स एसोसिएशन, नंबर ऑफ ट्रेडर्स, 4 ट्रेडर मिल गए, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो गिल्ड एसोसिएशन जो था, गिल्ड एसोसिएशन क्यों देखा बाबा, मैं चल रहा था ना, क्यों ऐसे देखा, अब मत। सो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर अबॉलिश्ड। तो गिल्ड्स क्या है, गिल्ड्स ट्रेडर्स यूनियन हुआ करती थी, ट्रेडर्स एसोसिएशन हुआ करती थी, जिन एसोसिएशंस ने अदर ट्रेडर्स को, आउटसाइडर्स को, किसी को भी आने नहीं दिया अपने एरिया में। मतलब ट्रेडर्स, आउटसाइडर्स एंड अदर ट्रेडर्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द एरियाज ऑफ दीज गिल्ड्स। अगर कोई गिल्ड यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए आप किसी एक पर्टिकुलर जयपुर के रीजन में, जयपुर के एरिया में रहते हैं और वहां पे ट्रेडर्स एसोसिएशन है, तो वो ट्रेडर्स एसोसिएशन दूसरे ट्रेडर्स को एंटर नहीं करने देती थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्रांस। अब समझ लें, अब इस वजह से क्या होता, यहाँ पे इकोनॉमी उतनी डायनामिक नहीं हो पाती, उतनी रैपिडली प्रोग्रेस नहीं कर पाती जितनी कर सकती थी। इसीलिए गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए गए। अब ट्रेड को फ्री कर दिया गया कि कोई भी आके ट्रेड कर सकता था। नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। अब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया। एक चीज आपको बताऊं, 9th स्टैंडर्ड की अगर आप वीडियो मेरी देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा पेरिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पेरिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों फॉर्म किया गया था, पेरिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर्म किया गया था
कोई भी मूवमेंट अगर ऑर्गेनाइज करता तो वो इसको मैनेज करते, बट ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पहला स्टेज था, ये चेंज था। एज वेल एज प्रीफेक्ट, लेट मी टेल यू, इनको आप जाके सर्च करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने कैसे सिंप्लीफाई किया था। प्रीफेक्ट एज वेल एज सोर्स प्रीफेक्ट, एंड मेयर्स। ये कुछ चेंजेस नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में किए थे। इन लोगों को स्पेशल प्लेसेस दी गई थी, प्रीफेक्ट, सोर्स प्रीफेक्ट एंड मेयर्स। एंड ये क्या है, यू हैव टू सर्च इट। देखिए बुक में कुछ नहीं गिवन है, बट हाँ अपनी तरफ से मैं आपको और बेटर नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स वाई आप मेरी वीडियो क्यों देखें। अगर देयर आर नॉट मेनी टीचर्स दोज हु आर टीचिंग सेम कंटेंट, बट हाँ व्हाट्स द डिफरेंस अबाउट मी एंड अदर्स, दिस इज द डिफरेंस। सो प्रीफेक्ट, सोर्स प्रीफेक्ट एंड मेयर्स। लेट मी टेल यू, एक चीज मैं आपको वैसे ही एक क्लू दे देता हूं कि ये इलेक्शन से रिलेटेड थे। लुइस 16 के टाइम पे भी ये एग्जिस्ट किया करते थे, बट इसको इसने बेटर किया। किसने? नेपोलियन ने। नेक्स्ट वन इज फ्यूडलिज्म वाज अबॉलिश। अब फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, फ्यूडल लॉर्ड्स को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया कि फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में जो पावर थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि ये नोबिलिटी का एक पार्ट हुआ करते थे। एज वेल एज अगर हम इसको रशिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो अब देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा, आई डोंट नो, इन 9th स्टैंडर्ड ऑलरेडी, सोशलिज्म इन रशिया, दैट इज द सेकंड चैप्टर। उसमें आता है बास्टर्ड फ्यूडलिज्म। बास्टर्ड फ्यूडलिज्म आई थिंक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन बास्टर्ड फ्यूडलिज्म बहुत एक सीवियर कंडीशन थी जो रशियंस, जो कॉमन पीपल थे, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने फेस की। एंड इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, एक बहुत अच्छे राइटर है मैक्सिम गॉर्की। आपकी बुक में गॉर्की, सॉरी, दैट इज मैक्सिम गॉर्की। आपकी बुक में उनका नेम भी गिवन है। एंड उन्होंने एक नॉवल लिखी थी, दैट नॉवल वाज मदर। आप पढ़िएगा एक बार उस नॉवल को, कि आई वुड से कि अगर आप उस नॉवल के इनिशियल अप टू 100 पेजेस भी पढ़ते हैं, मतलब 50 to 60 to 80 पेजेस भी पढ़ लेते हैं, यू विल स्टार्ट टू क्राई। ऐसी कंडीशन है। मतलब देयर आर नॉट मेनी इंसिडेंट्स जो कि उसमें गिवन है, आप पढ़ेंगे तो ही समझ में आएंगे। तो फ्यूडलिज्म ये एक सोशल लेवल था जिसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया, जो कि पहले ही फ्रांस में हो चुका था। यही चेंजेस पहले नेशनल असेंबली कर चुकी थी, अब नेपोलियन कर रहे थे। नेक्स्ट, सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज वर आल्सो एंडेड। सर्वडम, भूदास प्रथा, जिसको इंडिया में बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूर कहते हैं, तो सर्वडम खत्म कर दिया गया। क्योंकि यूरोप का जो डिवीजन है, अभी आप पढ़ेंगे, इसके आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जो यूरोप, एंटायर यूरोप को अगर हम इस वे में देखते हैं, इस बोर्ड के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल वे में देखेंगे, दैट इज वेस्टर्न पार्ट, दिस इज सेंट्रल पार्ट एंड दिस इज ईस्टर्न पार्ट। तो इस तरह से अगर हम डिवीजन को करते हैं तो यूरोप में जो लैंड था, एग्रीकल्चरल लैंड, उसको कौन कल्टीवेट करता था? या तो टेनेंट्स कल्टीवेट करते थे, किराएदार कह लो, जिनको हम यहाँ पे हम लोग कहते हैं भेज पे देना, आध बटाई पे दे देते हम लोग जमीन को, तो वहां पे टेनेंट्स होते थे। एज वेल एज सर्फ होते थे, सर्फ गुदास, जिनको हार्डली 2 meals in a day एंड एनुअली उनको एक आध कपड़ा दे दिया जाता पहनने के लिए। मतलब दे वर लिविंग इन रियली ड्रास्टिक कंडीशन। तो ये सर्फडम भी इन्होंने एंड किया, एज वेल एज मेमोरियल ड्यूज। मैंने कहा ना 9th स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th स्टैंडर्ड में मैनर वर्ड गिवन है, MANOR, अगेन आई एम राइटिंग हियर MANOR। मैनर क्या था? मैनर एक एग्रीकल्चरल एस्टेट होता था जिसके सेंटर में बंगला हुआ करता था। किसका? उस टाइम के नोबल्स का। सो दैट वाज मैनर। अब मैनर में काम करने वाले लोग जो हुआ करते थे थर्ड एस्टेट के, उन लोगों के ऊपर कई ड्यूज थे, दीज वर मेमोरियल ड्यूज। तो इस तरह के सर्वडम एज वेल एज मेमोरियल ड्यूज जो थे टोटली अबॉलिश कर दिए गए इन नेपोलियनिक सिविल कोड, बाय दिस सिविल कोड। नाउ businessmen and small scale industrialists now understood the vitality of uniform laws, standard weights and measurements and common currency for the exchange and movement of goods and capital from one region to another.
अब जाके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन थे उनको जाके समझ में आया कि यूनिफॉर्म लॉस होने क्यों जरूरी है, स्टैंडर्ड वेइंग एंड मेजरिंग सिस्टम क्यों होना जरूरी है, क्यों यूनिफॉर्म करेंसी होनी चाहिए। अब इन चीजों से क्या हुआ, वो एक रीजन से दूसरे रीजन कस्टम ड्यूटीज एबॉलिश कर दी गई थी, एक रीजन से दूसरे रीजन इजीली मूव कर सकते थे, कैपिटल मूव कर सकता था, अब इनको ज्यादा पे नहीं करना पड़ता था, इनका बेनिफिट इंक्रीज हुआ जिससे इनका बिजनेस इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। बेनिफिट इंक्रीज होगा तो बिजनेस इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो ये बिजनेसमैन थे एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दे वर रियली हैप्पी in the rule of Napoleon because of this Napoleonic civil code. So Napoleon ने इसको फ्रांस में एज वेल एज अदर कॉलोनीज जो फ्रांस के अंडर में आती थी उन पे भी अप्लाई किया। नेक्स्ट वन जो बुक में नहीं गिवन है, अब आगे के पॉइंट्स बता दूं। डिवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट वाज एबॉलिश्ड। आपने एक चीज पढ़ी होगी म्यूचुअल कंसेंट में आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन डिवोर्स को लीगल कर दिया गया था। 9th स्टैंडर्ड याद रखिएगा, डिवोर्स को लीगल कर दिया गया था। डिवोर्स को जो लीगल किया गया था कि दोनों के कंसेंट से मेन एंड विमेन, मेल एंड फीमेल दोनों अपने कंसेंट से डिवोर्स ले सकते थे, बट इसने अब इसको कैंसिल कर दिया। इसने फीमेल को दोबारा से सबॉर्डिनेट बना दिया, किसके, मैन का सबॉर्डिनेट यानी कि मेल का सबॉर्डिनेट। विमेन के राइट्स बहुत कम थे, एज वेल एज इसने चिल्ड्रन एंड विमेन दोनों को इसने मेल्स के अंडर कर दिया। दैट इज गिवन इन द लास्ट पॉइंट। विमेन हैड फ्यूअर राइट्स, established man's supremacy over women and children. Okay, is that clear? This was the Napoleonic Code, but Napoleonic Code बहुत अच्छा था। मतलब उस टाइम के लिए आप कह सकते हो डेफिनेटली नेपोलियन ने डेमोक्रेसी एंड की, डेमोक्रेसी उसने डिस्ट्रक्ट कर दी, बट उसने जो मोनार्की एस्टैब्लिश की इट वाज फार मोर बेटर देन अर्लियर गवर्नमेंट्स, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट और आफ्टर दैट जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट जहां पे डायरेक्टरी रूल कर रही थी उससे बेटर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की। बट देयर वर 3 पॉइंट्स जिससे ये नेपोलियनिक सिविल कोड टोटली नल एंड वॉइड हो गया, बेकार हो गया। कैसे? टैक्सेस वर इंक्रीज्ड, सेंसरशिप एंड कॉन्स्क्रिप्शन। अब ये तीनों क्यों थे, इसका रीजन क्या है? सबसे पहले टैक्सेस क्यों इंक्रीज किए? नेपोलियन नंबर ऑफ वॉर्स लड़ रहा था थ्रू आउट फ्रांस। इनिशियली जब नेपोलियन ने रूल में आया, प्रेसिडेंट बना, तो उसने अपने आप को कंसोलिडेट किया और सभी यूरोपियन कंट्रीज से अच्छी फ्रेंडशिप बनाई। लेटर ऑन उसने अदर मोनार्कीज को एलिमिनेट किया और अपने फैमिली मेंबर्स को उन रीजन्स में, उन यूरोपियन रीजन्स में अपने फैमिली मेंबर्स को एस्टैब्लिश किया। फर्स्ट वन सेंसरशिप, कि प्रेस कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता था विदाउट हिज परमिशन, और यू कैन से जो इसने ऑडिटर्स बना रखे थे उनकी परमिशन के बिना प्रेस कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता था। सो पीपल वर अनहैप्पी। एज वेल एज कॉन्स्क्रिप्शन, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, पर्टिकुलरली इन आर्मी। वैसे तो गवर्नमेंट सर्विसेज में फोर्स रिक्रूटमेंट को ही कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आर्मी में कॉन्स्क्रिप्शन हो रहा था। क्यों? नंबर ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स लड़े जा रहे थे 1790s। इससे पहले वाले टॉपिक में ही आपने, मतलब इसी टॉपिक में आपने पहले की कुछ लाइंस में देखा था कि 1790s में फ्रांस रेवोल्यूशनरी वॉर्स लड़ रहा था, तो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज वर देयर, कई कैजुअलिटीज थी, लोग मर रहे थे। अब लोग मर रहे थे तो नए रिक्रूटमेंट चाहिए थे, एंड इट इज क्वाइट नेचुरल, इट इज आवर नेचुरल टेंडेंसी कि हम मरना चाहते हैं नहीं, हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता, तो लोग भी नहीं चाहते थे, तो उनको फोर्सफुली आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था। दैट वॉज फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन। इस वजह से भी नेपोलियनिक कोड, जो कि बहुत अच्छा कोड था, मोनार्की या उसके बाद जितनी भी डेमोक्रेसीज, रिपब्लिक गवर्नमेंट जो भी एस्टैब्लिश हुई, उनसे फार मोर बेटर दिस कोड वाज, बट फिर भी क्यों नल एंड वॉइड हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ 3 पॉइंट्स, इंक्रीज्ड टैक्सेस, forced conscription and censorship. So here I would like to conclude my lecture today. इसीलिए मैं कहता हूं बेटा आप लोगों से सभी से कि प्लीज 9th स्टैंडर्ड को जो जितना अच्छे से पढ़ेगा उसका 10th स्टैंडर्ड उतना ही बेटर होगा। बट इट्स अप टू यू, बॉल इज इन योर कोर्ट कि आपको क्या करना है। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।